अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भी बच्चों, ये आपका लेक्चर 2 है ऑन डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होती हैं बेटा? मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट। बहुत सारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं ट्रांसपेरेंट हैं। फॉर एग्जांपल, तुम लोगों ने टेस्ट ट्यूब से चीज़ें तो निकाल ली, अब उन चीज़ों में कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट। मिस, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो ट्रांसपेरेंट चीज़ है वो क्या है, या कुछ जिनके अंदर कलर्स हैं तो वो क्या चीज़ हैंगी? अब हमें ये कैसे पता चलेगा? अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो उन चीज़ों को, तो आप उसके अंदर कुछ डाइज डालते हो, यानी उसके अंदर कुछ कलर डालते हो। जैसे बेटा हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये पर्पल कलर के कुछ पार्टिकल्स हैं। अब मुझे पार्टिकल्स पहले नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक कलर डाल दिया, एक डाई डाल दिया। उस डाई ने क्या किया, उस डाई को ना इन सेल्स ने, ये जो ऑर्गेनेलिस ने पी लिया। पीने के बाद ये बहुत पर्पल सा हो गया, ठीक है, यानी इसका कलर एक अलग ही कलर आ गया। तो मैंने उस पार्टिकल को उठाया, सुकून से निकाला और उसको पढ़ लिया, ठीक है ना। ये जो टेक्निक होती है ना कि कलर डाल के एक ट्रांसपेरेंट चीज़ में से अपने काम की चीज़ को निकालना, उसको हम कहते हैं स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है। When only one stain, such as Borax carmine, that stains nucleus is used, it is called single staining. अगर जब आप सिर्फ एक स्टेन यूज़ करो, यानी एक मैंने आपको ये ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल दिया था, आपने इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ डाली जिसको हम कहते हैं बोरेक्स कैरेमिन। जब आपने बोरेक्स कैरेमिन डाई डाला तो आपको इससे क्या पता चला गया? आपको पता चल गया कि भाई ये जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। आपको ये पता चल गया, यानी सबसे पहले तो न्यूक्लियस का कोई कलर आएगा, अभी आपको नहीं पता है क्या कलर है। आपने उस ऑर्गेनेल को निकाला, माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करी, आपको पता चल गया ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये बात याद रखना कि अगर हमने यानी ये बात याद रखना कि न्यूक्लियस का कलर ट्रांसपेरेंट होता है, और उसको स्टेन करने के लिए, यानी उसको पढ़ने के लिए हम उसके अंदर जो कलर, जो स्टेन डालते हैं, जो डाई डालते हैं, उसका नाम होता है बोरेक्स कैरेमिन। और नेट से निकालना कि बोरेक्स कैरेमिन का कलर क्या होता है। निकालने के बाद अपने रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप पे लाजमी बताना। जब आप दो स्टेन्स यूज़ करते होगे, वन दैट विल स्टेन न्यूक्लियस। एग्जाम्पल देखो, आपने क्या किया, आपने एक डाला जिसने क्या किया, जिसने न्यूक्लियस को स्टेन कर दिया, न्यूक्लियस को अलग कर दिया कि भाई ये न्यूक्लियस है, वो है बोरेक्स कैरेमिन। अब ये बात याद रखना कि उसने क्या किया, उसने बोरेक्स कैरेमिन को डालेगा, या आप उसके अंदर हेमोटॉक्सिलिन भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, यानी न्यूक्लियस के स्टेन करने के लिए। और जो दूसरे साइटोप्लाज्म को एक्सटेल कर रहा है उसके अंदर एओसिन यूज़ कर लिएगा, तो ये डबल स्टेनिंग हो गई, यानी आपने एक साथ एक चीज़ के अंदर से दो पार्टिकल्स को अलग कर लिया, दो ऑर्गेनल्स को। आपको पता चल गया कि भाई इसके अंदर एक जो है वो मेरे पास साइटोप्लाज्म है, और ये जो समझ लो ये जो है ना पर्पल कलर के, ये मेरे पास न्यूक्लियस हैंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल स्टेनिंग या डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब आपने ये सब नहीं याद रखना है कि बोरेक्स कैरेमिन डालते हैं न्यूक्लियस के लिए। मैंने अगर कहा भी होगा ना याद कर लो, तो मत करना, क्योंकि आगे हेमेटॉक्सिलिन आ रहा है, फिर तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अच्छा भाई, बस ये याद रखना। देखो तुम लोग बस ये याद रखना कि स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है बस, और ये याद रखना इसकी दो टाइप होती है, सिंगल स्टेनिंग और डबल स्टेनिंग। ये डिफरेंशियल स्टेनिंग, सिंगल स्टेनिंग के अंदर हम सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल के लिए कलर डाल के उसको पढ़तेंगे, लेकिन अगर हम दो को अलग करना चाह रहे हैं तो हम दो डाई डालेंगे और उससे हम दो ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ माइक्रो डाइसेक्शंस क्या होते हैं? माइक्रो डाइसेक्शंस रेफर टू द वैरायटी ऑफ टेक्निक्स वेयर अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू असिस्ट इन डाइसेक्शन। इट इज़ डन टू रिमूव ट्यूमर और ग्रेन्यूल्स from delicate tissues or cells like brain, heart or nerve cell. It is a technique. The image is seen on large TV screen on monitor while dissecting. देखो माइक्रो डाइसेक्शन का मतलब ये है कि देखो डाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। आप लोग डाइसेक्ट में क्या करते थे, एक फ्रॉग होता था, उसको काटते थे, उसके अंदर की तमाम चीज़ों को पढ़ते थे। अगर ये जो डाइसेक्शन है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रही है, यानी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनल्स को पढ़ रहे हैं, तो वो मेरे पास कहलाती है माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन के अंदर ये होता है कि एक सेकंड रुकिएगा, 2 मिनट वेट करिएगा। अच्छा, तो हमारे पास क्या होता है कि माइक्रो डाइसेक्शन में क्या होता है। अच्छा बच्चों, कभी ऐसा हो ना कि मैं आप लोगों को बोलूँ वेट, या मेरी आवाज़ सडन आना बंद हो जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कोई साउंड हो, कोई आके मुझे कोई बात बोल रहा हो, तो मैंने साउंड बॉक्स बंद कर दिया हो, ठीक है, तो वॉइस ऑडियो बंद कर दिया। तो आप ना उसमें ये करना कि थोड़ा देर वेट करना, वो चल पड़ेगी आगे, ठीक है, आवाज़ आने लगेगी।
तो मैं आपको बताई थी माइक्रो डायसेक्शंस क्या होती है कि इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिसके अंदर आप एक माइक्रोस्कोप की यूज़ करते हैं डायसेक्शन करने के लिए, यानी अलग करने के लिए। अगर आप डायसेक्ट कर भाई फ्रॉक को डायसेक्ट करने के लिए किसको यूज़ करते हो? कैंची वेंची को यूज़ करते हो? इसको डायसेक्ट करने के लिए सेल के कोई भी जो छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करने के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कैसे डन, इससे क्या होता है, इससे आप ट्यूमर या ग्रेन्यूल जो है वो अलग कर सकते हो किसी भी ख़राब टिश्यू से, ठीक है, या कोई सही जो है उसमें से कुछ चीज़ें कर सकते हो। जैसे ब्रेन है, ब्रेन में अगर ट्यूमर का सेल है तो आप उसको अलग कर सकते हो, ठीक है ना। और ये जो है ये हमें पता चलता है किसके ऊपर, लार्ज टीवी स्क्रीन के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर। जब हम डायसेक्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा टीवी लगा हुआ होता है, बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई होती है जिसके ऊपर हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अब हमारे पास टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर अच्छे से समझ लेना, ये आता है बहुत ज़्यादा बाकायदा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि टिश्यू कल्चर को लिखें। टिश्यू कल्चर क्या होता है, ग्रोथ ऑफ अ सेल और अ टिश्यू ऑन केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशंस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। दिस टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो अगर हम सेल या किसी भी टिश्यू को निकाल लें, किसी भी देखो अगर एक इंसान है, मैंने उसका सेल निकाल लिया या बहुत सारे सेल उसमें से निकाल लिया, यानी उसका थोड़ा सा टिश्यू निकाल लिया, और फिर मैं उसको स्टडी करूं और उसको ऐसे मीडियम के अंदर रखूं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मौजूद हो, तमाम वो चीज़ें मौजूद हो जो सेल को चाहिए अपनी ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, स्टेराइल कंडीशंस के अंदर, यानी ऐसी कंडीशन के अंदर कि वो अपनी डिवीज़न ना करे, ठीक है। स्टेराइल का मतलब क्या होता है कि वो अपनी डिवीज़न ना करे, मतलब मैंने एक सेल लिया या टिश्यू लिया, उसको इसको एक डिश में डाल दिया, इस डिश के अंदर प्रोटीन, फॉर एग्जांपल समझ लो मैं उसके अंदर मौजूद है कैल्शियम, प्रोटीन, ये वो, मैंने उस सेल को डाला, उसको अपने ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको जो जो चीज़ें चाहिए वो अपना खाता रहेगा और ज़िंदा रहेगा। लेकिन मैंने उसको ऐसे मीडियम में रखा है कि वो अपने आप को डिवाइड ही नहीं कर सकता। हमने पढ़ा था ना सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी स्टीराइल कंडीशन में रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास टिश्यू कल्चर होता है। इस कल्चर को हम लोग दोनों पे अप्लाई करते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों पे। क्यों करते हैं? देखो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में हम क्या करते हैं, हम प्लांट क्लोनिंग करते हैं, यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनाते हैं, जैसे पेरेंट्स है ना उन्हीं के जैसे बच्चे बनाते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस होता है कि दो सेल्स आपस में डिफ्यूज़ होंगे और फिर उनसे बनेगा, और हमने एक ही सेल से बना लिया पूरा पौधा, सही है। वरना क्या होगा, दो सेल आपस में मिलेंगे उससे पौधा बनेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांट बनेगा, लेकिन मैंने एक ही सेल से क्लोन कर लिया, सही है। एनिमल टिश्यू अच्छा भाई, हमारे पास भी क्या होता है कि एनिमल टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एनिमल टिश्यू कल्चर में ये होता है कि ग्रोइंग इंडिविजुअल सेल्स टू फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ओवर द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर। हम क्या करते हैं, हम एक सेल को लेते हैं और उससे बहुत सारे सेल की लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं अगर हमें देखना है कि कोई सेल जो है वो एबनॉर्मल है, तो जैसे उसके अंदर कैंसर हो या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, तो उसको करने के लिए हम ये काम करते हैं। दूसरी बात ये, आपने अभी इतना डिटेल में नहीं है टिश्यू कल्चर, अभी आप इतने डिटेल में पढ़िएगा भी नहीं, इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब आप प्लांट्स का चैप्टर पढ़ेंगे, या आप डॉली शीप का पढ़ेंगे कि जो डॉली शीप थी, भेड़ थी, तो उसको किस तरह से क्लोन किया गया था। अब बेटा आगे देखो, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी होती है एक टेक्निक होती है विच इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। इट इज़, अब देखो हम क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, हम डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को ना अलग करते हैं किसी मिक्सचर में से। हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भाई सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें वज़न के हिसाब से हमने अलग कर लिया, हमें नहीं पता वो ऑर्गेनिल क्या है, मैंने वज़न के हिसाब से अलग कर लिए। कुछ ट्रांसपेरेंट है, उनके अंदर मैंने डाले कुछ कलर, तो मुझे पता चल गया भाई ये न्यूक्लियस है, ये है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उसके बावजूद नहीं पता चल रहे, तो उसकी माइक्रो डायसेक्शन कर दी। टिश्यू कल्चर तो अलग ही चीज़ है, इन सबसे अलग चीज़ है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर आप केमिकल कंपाउंड्स को अलग करते होगे, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है, इसलिए यूज़ होता है कि आप किसी भी मिक्सचर में से प्रोटीन, अमाइनो एसिड या जो पिगमेंट्स होते हैं ना, उनको सेपरेट कर सको, ठीक है। यानी देखो अगर मैं कोई सेल पढ़ रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ उसके अंदर किस टाइप की प्रोटीन मौजूद है, समझ आई।
हर किसी के अंदर सेम प्रोटीन तो नहीं होगी ना, प्रोटीन्स की तो बहुत सारी टाइप्स होती होंगी, तो भाई उसके अंदर कौन सी प्रोटीन की टाइप मौजूद है उसको देखने के लिए मैं क्रोमेटोग्राफी यूज़ करूँगी। एक हमारे पास होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। बेटा ये सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये इसके 2 फेजेज़ होते हैं, एक स्टेशनरी फेज़ होता है, एक मोबाइल फेज़ होता है, विच इज़ सेलुलस फिल्टर पेपर एंड मोबाइल फेज़ इज सॉल्वेंट इन विच सैम्पल मिक्सचर इज़ डिजॉल्व। देखो भाई, एक होता है सेलुलोस फिल्टर पेपर, एक होता है जब आप लोग फ़िल्टर करते होगे उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज़। एक होता है सॉल्वेंट, जिसके अंदर जो सैंपल जो होता है ना, जो भी जिस चीज़ को हमने फ़िल्टर करके लेकर आएंगे उसको हम उसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं, वो हमारे पास मोबाइल फेज़ कराते हैं। यानी एक फेज़ वो है, देखो कि मेरे पास, मैं भी ऐसे ही समझा रही हूँ, अभी आगे और समझ आएगा। ये एक मेरे पास फ़िल्टर पेपर है, ये मैंने डाला है इसके अंदर, अपना जो भी मटेरियल है ना मैं डाल रही हूँ, सही है, समझो मैंने डाले और ये यहाँ पर 2 आए, बाकी रह गए। ये समझ लो 4-5 चीज़ें मैंने डाली हैं, जो एरो है ना समझ लो 5 कोई चीज़ें, 3 आ गई, बाकी ऊपर ही फ़िल्टर हो गए। अब मैंने क्या किया, इन 3, ये जो अभी 3 आई है ना, इसको हम कहेंगे अभी स्टेशनरी फेज़ हुआ है, सही है, हमने अलग कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो 3 चीज़ें होंगी ना, इसको एक सॉल्वेंट में मिक्स कर देंगे, तो उसके अंदर डिज़ोल्व कर देंगे और इसको हम मोबाइल फेज़ करेंगे। यानी मैंने इसको समझ लो पानी के अंदर मिक्स कर दिया, चीनी थी, चीनी नीचे आ गई, मैंने चीनी को इसके अंदर हल कर दिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। मतलब आप ये समझो, ये एक सेलुलोज वॉलपेपर है, इसके अंदर मैंने मट्टी, ये सैंड है, ठीक है, और अरे किधर गया मेरा पेन, कलर किधर है भाई, ये रहा है, और ये चीनी है ग्रीन कलर की। अब ये चीनी तो इसमें से फ़िल्टर होके आ गई। अब ये जो काम हुआ ना, जो मेरे पास चीनी अलग से आ गई, इसको मैंने कह दिया कि भाई ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया स्टेशनरी फेज़। अब मैंने इस चीनी को उठाया, उठाने के बाद ये गिलास में पानी था, इसमें डाला, और डालने के बाद गिलास अजीब सा हो गया ना, चलो ऐसे कर लेते हैं, अब भी अजीब सा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे डाला और ये अजीब सा चम्मच डाल के मैंने इसको मिक्स किया, चलो ऐसे कर लेते, चलो कब बन गया भाई, कब बन गया, हमने इसके अंदर मिक्स किया, हमने फिर इसके अंदर टैंक डाला और पी लिया। ये जो मैंने इसको मिक्स किया ना, ये मोबाइल फेस, और बाकी जो मैंने टैंक बना के पिया ना, मैंने जानबूझ के करा, ये मैंने अपने लिए किया है, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, सही है। आगे आ जाओ। When the solvent travels over the paper, the mixture sample begins to separate as dots at different places on paper according to their affinity. This paper is called क्रोमेटोग्राम। अब क्या होगा कि जब हम ये जो सॉल्वेंट होगा इसको हम पेपर पर से गुजारेंगे ना, तो कुछ पेपर जो होंगे ना, वो उस जो पेपर पर होंगे वो क्या होंगे, उसके ऊपर डॉट्स की सूरत में सेपरेट हो जाएंगे अपनी अपनी एफिनिटी के हिसाब से। इस पेपर को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफ। ये आप देख रहे हैं, ये एक लिड है, ये वो पेपर है, इस पेपर से आ गया नीचे और ये वो सॉल्वेंट है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। अब एक और टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, सही है भाई। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, ज़रा ना एक चीज़ ना अपने पास मार्क कर लो, सही है। ये चीज़ें ना मैं आखिर में पढ़ाऊँगी, चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर इसके लिए अपने पास ना थोड़ी सी जगह छोड़ देना कि यार मेरे साथ ने हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। अब ये बात याद रखना, कोई एक बच्चा ना लिखने के बाद ना मुझे ये चीज़ें भेज देना, मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूँगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी। अभी क्यों नहीं पढ़ा रही, अभी मैं चाह रही हूँ तुम लोगों को मेन चीज़ पढ़ा दूँ, ठीक है। कि जब तुम लोगों की सिंध बोर्ड की बुक आए ना, हो सकता है सिंध बोर्ड की बुक के अंदर ये वाला टॉपिक फ़िलहाल मौजूद ना हो, क्योंकि पहले कभी भी नहीं था, सही है ना, इस वजह से मैं बात कहनी। तो मैं एक इलेक्ट्रोफोरेसिस स्किप करानी हूँ, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री स्किप करा रही हूँ, सही है भाई। और क्या स्किप करा रही हूँ मैं, और ये रेजोल्यूशन वाला जो है, ये रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन वाला है माइक्रोस्कोपी का। एक सेकंड रुकना, मैं ज़रा ये चेक कर लूँ, ये वाला पीएमसी में है बेटा, एक सेकंड देगा मुझे, बस एक सेकंड। हाँ भाई, माइक्रोस्कोप आप हैं या नहीं हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं बेटा यहाँ ये नहीं है, बननी होना बेटा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं वक्ती तौर पर ये वाला भी स्किप करा रही हूँ, सही है। आप लोग याद रख लें, आप लोग अपने पास ऐसे लिख लें कि मिस ने 1.16 को स्किप कराया है, मिस ने 1.1.7 को स्किप करवाया है, 1.1.8 को स्किप कराया है, इन टॉपिक्स के नाम लिख लें। माइक्रोमेट्री को स्किप करा रही हूँ। अब जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो हमारे पास सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, वो हमारा अगला लेक्चर होगा। अब तक जो आपने पढ़ा है ना वो इस चैप्टर का थोड़ा सा था, अभी इसका जो तीसरा लेक्चर है ना, आज समझो वो तीसरा लेक्चर अभी स्किप है।
वो तीसरा लेक्चर मैं कब डालूँगी, जब हम ये सारे चैप्टर्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये जो सारी फालतू की थोड़ी सी चीज़ें ना जो एक दिन में आधे घंटे में निमटने वाली हैं, मैं तब करा दूँगी। इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ना पढ़ाने में, समझ रहे हो ना। ठीक है, चलो भाई, वही बात, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अंत तक मेहनत कीजिए ताकि आपको उसका समर मिले। ठीक है, और वो समर हमसे भी शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।